हेलो स्टूडेंट्स। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके इनसेम एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो इसके भी दो पार्ट रहेंगे। फर्स्ट में फर्स्ट यूनिट होगी, सेकंड पार्ट में सेकंड यूनिट होगी। ये अभी मैंने लेक्चर लिया था क्लास में जिसमें मैंने पूरा सिलेबस रिवाइज कराया है। तो ये ब्लैक बोर्ड वाली ही वीडियो है जो मैंने वहाँ पे शूट की थी। बस इसमें आपको क्या करना है कि हर टॉपिक जैसे ही खत्म हुआ है मैंने 5 सेकंड के लिए एक स्लाइड इंसर्ट की है, जिसमें कि अगर वो टॉपिक एग्जाम में आता है तो आपको एग्जाम में कितना लिखना है, क्या क्या लिखना है, बस वो मैंने वहां पर प्रोवाइड करें। हालांकि वो ब्लैक बोर्ड पे ही, लेकिन अगर ब्लैक बोर्ड पे बाई चांस नहीं दिख पा रहा है किसी को ठीक से, तो वहां पे आप थोड़ा देर के लिए उसको पॉज करके वीडियो को, वो नोट्स आप अपने बना लीजिए कि इतना तो आपको लिख कर ही आना है एग्जाम में। ठीक है, तो ये देखने का तरीका है इस वीडियो को कि आप देखिए जहां टॉपिक खत्म हुआ एक स्लाइड आएगी जिसमें नोट्स होंगे, छोटे से शॉर्ट नोट्स, बस वो आपको वहां पर पॉज करके उसको लिखना है और याद करना। ठीक है, चलो बेस्ट ऑफ लक। फर्स्ट है हमारे पास फीचर्स ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। अगर इसमें नॉर्मल हमारे पास एग्जाम व्यू कि आप लोग के सिलेबस में फीचर्स ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर नहीं है। आपके सिलेबस में इंट्रोडक्शन टू या कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो कंट्रोलर है। सही है, तो माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है? सिस्टम ऑन अ चिप। ठीक है, कि हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है, अब हमें इसमें 4 पॉइंट लिखने हैं। अगर सिर्फ आता है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो कंट्रोलर, तो हमें सिर्फ 4 पॉइंट यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, कौन कौन से? पहली चीज है कि कंप्लीट सिस्टम है एक सिंगल चिप के ऊपर। ठीक है, दूसरी चीज ये कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। इसके अंदर सीपीयू होता है, इसके अंदर हमारे पास एएलयू होता है, इसके अंदर टाइमर्स होते हैं, इसके अंदर रैम होता है जो हमारी डेटा मेमोरी होती है, और रोम होता है जो प्रोग्राम मेमोरी होती है। फिर इसमें हमारे पास सीरियल पोर्ट होती है और इंटरप्ट लॉजिक्स। ठीक है, वो हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद हमें दो चीजें इसमें और लेनी है कि यहाँ पर हमारा पावर सेव होती है, क्योंकि ये छोटा है तो कम पावर पे काम करता है। जो नॉर्मल हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो बड़ा होता है और उसके लिए मदरबोर्ड भी बड़ा चाहिए होता है, तो ये पावर भी सेव कर रहा है और छोटा पार्ट है इसलिए सस्ता भी आता है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है। दूसरा, बड़े मदरबोर्ड नीचे छोटी सी, इतने बड़े मदरबोर्ड छोटी सी चिप में हमने एम्बेड कर लिया, इसीलिए ये स्पेस भी सेव कर रहा है। तो छोटे छोटे डिवाइसेस में बहुत ज्यादा काम आता है, जैसे हमारा रिमोट होता है या वॉशिंग मशीन है या ओवन है या फिर आपका ब्लूटूथ है ना, जो कान में आप लोग ईयरबड्स यूज करते हैं, वो उसको भी तो प्रोग्राम रन करने हैं ना, डेटा रिसीव करना है फिर उसको ऑडियो में जनरेट करना है। तो इन सब में माइक्रो कंट्रोलर बहुत काम है। छोटी सी चिप में सारी चीजें होती है और उसकी वजह से पूरा सिस्टम ऑन चिप होता है। तो ये 4-5 पॉइंट आपको लिखना है अगर सिर्फ इंट्रोडक्शन टू कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो कंट्रोलर आता है। अगर 8051 भी लिखा हुआ है तो फिर 8051 के फीचर्स लिखते हैं। उसमें सिंपल फीचर्स है कि 8 बिट का हमारा माइक्रो कंट्रोलर है। ठीक है, यानी कि ये 8 बिट के ऑपरेंड्स को पे ऑपरेट कर सकता है। 8 बिट के जो हमारे पास डेटा होगा, सही, एक मशीन साइकिल में। ये चीज जरूर रखना कि एक मशीन साइकिल में 8 बिट के ऑपरेंड्स को ऑपरेट कर सकता है। दूसरा, फिर इसका 8 बिट का एएलयू होगा हमारे पास। एएलयू मतलब अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स, जिसमें ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन, एंड, और, एक्सऑर, ये सारे ऑपरेशन जो है 8 बिट के नंबर को 8 बिट के नंबर के साथ कर सकता है। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास 128 बाइट की इसकी इंटरनल रैम है और 4 केबी की इंटरनल रोम है। ठीक है, फिर इसका एड्रेस बस जो है वो 16 बिट का है। तो 16 बिट होने की वजह से 2 की पावर 16 64 किलोबाइट की मेमोरी ये एक्सेस कर सकता है। ठीक है, 16 बिट यानी 16 लाइन्स है और 16 लाइन यानी कि 64 किलो लोकेशन, और एक लोकेशन होती है 1 बाइट की, तो इसलिए 64 केबी की मेमोरी को ये एक्सेस कर सकता है अपनी एड्रेस बस के थ्रू। सही है, तो हमारे पास एड्रेस बस है 16 बिट की, डेटा बस है 8 बिट का। उसके अलावा फिर इसमें 2 टाइमर्स हैं हमारे पास जो दोनों के दोनों 16 बिट के हैं। सही है, 2 टाइमर है 16 बिट के हमारे पास। फिर एक सीरियल पोर्ट है और जो उसमें 3 मोड होते हैं वो एक अलग चीज है, बस आपको सीरियल पोर्ट लिखना है। इतना लिख देंगे कि इसमें एक सीरियल पोर्ट है हमारे पास और फिर इसमें 4 8 बिट की पैरेलल पोर्ट्स है, P0, P1, P2 और P3। 4 हमारे पास पैरेलल पोर्ट यानी 8 बिट के डेटा उसमें पैरेलल ट्रांसफर होगा हमारे पास। ठीक है, उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा लिखना चाहे तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि क्योंकि इसमें एड्रेस बस 16 बिट की है तो हम एक्सटर्नल रोम जो कनेक्ट कर सकते हैं वो 64 केबी की मैक्सिमम कनेक्ट कर सकते हैं, और ऐसे ही हम एक्सटर्नल रैम भी 64 केबी की मैक्सिमम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कर ले कोई जुगाड़, कर ले जुगाड़, कर ले कोई। फिर आता है हमारा पिन डायग्राम। पिन डायग्राम में हमें सबसे पहले जो देखो 32 पिन तो हमारे पास है बोर्ड्स के लिए। ठीक है, उन वाली पिंस को हटा के बाकी की जो पिन है पहले हम लोग वो ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, 2 पिन हमारे पास क्रिस्टल कनेक्ट करने के। क्रिस्टल पता है ना आप लोग को क्या होता है? क्रिस्टल जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। ठीक है, एक क्वार्ट लाइन का क्रिस्टल होता है हमारे पास, जनरल सारी वॉचेस में वही लगा होता है। ठीक है, जिससे कि हमारे पास क्लॉक प्रोवाइड। ठीक है, तो अगर यहां से हम लोग देखें तो 2 पिन हमारे पास क्रिस्टल के लिए। फिर उसके बाद एक रीसेट पिन। रीसेट अंदर की तरफ जा रहा है यानी सिग्नल हम लोग देंगे, तो जैसे हम इसमें 1 देंगे माइक्रो कंट्रोलर हमारा रीसेट हो जाएगा। रीसेट होने का मतलब जैसे ऑफ होके ऑन होता है, जैसे कंप्यूटर में एक रीसेट का बटन होता है ना, उसको अगर दबा दो एकदम से पावर शट डाउन होकर दोबारा से वो
ऑन होना शुरू हो जाता है, बूट होना शुरू हो जाता है। जब हैंग हो जाता है तब यूज करते हैं हम लोग जनरली यूज। ठीक है, तो एक हमारा रीसेट की पिन होगी। इसके बाद एएलई एड्रेस लैच एनेबल इसलिए यूज होता है कि हमारी जो डेटा बस है, ठीक है, डेटा बस है कितने बिट की, 8 बिट की, और एड्रेस बस है 16 बिट की। तो हमारी जो डेटा और एड्रेस बस है वो हमारे पास मल्टीप्लेक्स रहती है, यानी कि लोअर डेटा बस जो हमारे पास होती है AD0 से AD7, यानी कि डेटा बस तो हमारी 8 बिट की है, तो डेटा बस 8 बिट की होगी, D0 D1 D2 D3 D7, तो 7 लाइंस 8 लाइंस होगी टोटल हमारे पास। तो 8 बिट की डेटा बस और एड्रेस बस है 16 बिट की, तो 16 बिट में दो बाइट होंगे, यानी एक लोअर बाइट होगी और एक हायर बाइट होगी। तो डेटा बस एड्रेस बस के लोअर बाइट के साथ में मल्टीप्लेक्स रहती है, हो जाएगा। डेटा बस एड्रेस बस की लोअर बाइट जो होगी उसके साथ में मल्टीप्लेक्स रहेगी। मल्टीप्लेक्स रहने का मतलब ये, देखो हमें एक बार में एक ही चीज भेजनी, पहले हम लोग एड्रेस भेजेंगे फिर डेटा भेजेंगे, है ना। पहले हम ये बताएंगे कहां जाना और फिर ये बताने क्या देना है उसको, ठीक है। जो लिफाफा होता है उसमें पहले ऊपर एड्रेस लिखा होता है, मैसेज उसके अंदर होता है, राइट। तो पहले हमें एड्रेस देना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले जो वो मल्टीप्लेक्स वाली बस है उसमें एड्रेस जाएगा उसी बस का। अब हमने एड्रेस भेज दिया, अब एड्रेस का कोई काम नहीं है, वहां पे पहुंच गई चीज। अब हमें क्या करना है, डेटा देना है, तो उसी बस पे हमारा डेटा चला जाएगा। तो इस तरह से हमने अपनी लाइन सेव कर ली, वरना हमें दोनों के लिए अलग अलग लगाने पड़ते तो 8 पिन हमें और चाहिए होती। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एड्रेस बस को और डेटा बस को एड्रेस बस के लोअर बाइट का मल्टीप्लेक्स कर लिया, उसकी वजह से हमारे पास लाइन सेव हो गई वहां पर जाने के लिए, ठीक है। काम एक बार में एक ही होगा, पहले एड्रेस जाएगा फिर डेटा जाएगा। तो ये पिन हमारी ये बताती है कि जो मल्टीप्लेक्स बस है उस पर डेटा जा रहा है या एड्रेस जा रहा है, इसलिए ये माइक्रो प्रोसेसर से बाहर की तरफ आ रही है ना। जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर 8051 उससे ये बाहर की तरफ आ रही है, क्योंकि ये हमें नहीं पता, ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर हमें बताएगा कि कितनी पिन, मतलब कौन सी अब जो डेटा बस है, जो एड्रेस बस और डेटा बस मल्टीप्लेक्स है उसमें डेटा जा रहा है एड्रेस जा रहा है, ये माइक्रो कंट्रोलर बताएगा। अगर ये 1 है इसका मतलब ये एड्रेस जा रहा है, ये एड्रेस लैच अनेबल, क्या है ये, एड्रेस लैच अनेबल। तो अगर 1 है तो डेटा जा रहा है, 0 है तो 1 है तो एड्रेस जा रहा है, 0 है तो डेटा जा रहा है, ठीक है। फिर हमारे पास होते हैं PSEN बार। तो PSEN बार जो होता है हमारे पास, जब हम लोग एक्सटर्नल ROM कनेक्ट करते हैं तो वहां से जो हम लोग को प्रोग्राम रीड करना होता है उसके लिए ये वाली बिट हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इसमें दरअसल ये वाली जो डेटा और एड्रेस बस होती है हम ROM से कनेक्ट कर देते हैं, और फिर एक देखो 3 बसेस होती है हमारे पास, एक होती है एड्रेस बस और एक होती है डेटा बस और एक होती है कंट्रोल बस, ठीक है। एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस। एड्रेस बस एड्रेस देती है, डेटा बस या तो डेटा लेके आएगी या लेके जाएगी, सही। और कंट्रोल बस जो होती है वो ये बताती है कि मेमोरी रीड, मतलब रीड करना है डेटा या राइट करना है, सही है। तो ये वाला जो सिग्नल है ये बताएगा कब हमें एक्सटर्नल ROM में से डेटा रीड करना है, ठीक है। एड्रेस बस से एड्रेस जाएगा ROM, बाहर वाले एक्सटर्नल ROM का, और डेटा से डेटा वहां से आएगा, ठीक है। ROM में हम लोग डेटा राइट नहीं कर सकते माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू, एक बार हमने राइट कर दिया वो परमानेंट, ROM हमारी परमानेंट मेमोरी होती है, उसमें डेटा वैसा का वैसे ही रहेगा। तो जब PSEN बार पे हम लोग 0 देंगे तो वहां से डेटा रीड होगा, बाहर वाली जो एक्सटर्नल ROM है उसमें, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास EA, एक्सटर्नल एक्सेस बार पिन। इसमें क्या होगा कि जब हमारे EA बार का मतलब ये है कि जब हमने बाहर वाली एक्सटर्नल ROM कनेक्ट करी, एक हमारे पास इंटरनल ROM थी, है ना। इसमें इंटरनल ROM थी कितनी, 4 KB की, और इंटरनल रैम थी 128 बाइट्स की, है ना, रैम जो थी इसमें और ROM। तो EA बार ये डिसाइड करता है कि अगर EA बार हमारा 0 है, इसका मतलब इंटरनल रैम जो है वो, इंटरनल ROM ये डिस्कार्ड हो जाएगी, इसको यूज नहीं करना है। और अगर EA बार हमारा 1 है, इसका मतलब इंटरनल ROM को भी यूज करना है, ठीक है। अगर इंटरनल ROM को यूज नहीं करना है, सिर्फ एक्सटर्नल ROM को यूज करना है, तो फिर हमारा EA बार 0 रहेगा। और अगर इंटरनल ROM को भी यूज करना है, एक्सटर्नल ROM को भी यूज करना है, तो हमारा EA बार 1 रहेगा, ठीक है। जो 16 बिट के एड्रेसेस होते हैं ROM के, तो वो हमारे शुरू होते हैं 0000 से FF तक, ठीक है। तो ये टोटल हो गया 64 KB, है ना। 00 से FF तक 64 KB होता है, और 4 KB जो होगा 0 से 0FF तक होगा, सही है। और उसके बाद 100 से ये। तो अब ये 2 टाइप के हमारे पास, ये जो 4 KB है हमारा, अगर EA बार हमारा 1 है तो ये वाले एड्रेस इंटरनल ROM से जाएंगे, और ये वाले एड्रेस एक्सटर्नल ROM से जाएंगे। और ये बार अगर हमारा 0 है तो सारे के सारे एड्रेस हमारे एक्सटर्नल ROM से जाएंगे, सही है। अगर EA बार हमारा 1 है तो 0 से 0FFF तक एड्रेसेस हमारे इंटरनल ROM में जाएंगे, और बाकी उसके आगे वाले FFF तक वो जाएंगे हमारे पास एक्सटर्नल ROM में।
अगर ये बार हमारा 0 है तो सारे के सारे एड्रेस बाहर वाली रोम में जाएंगे, अंदर वाली रोम से कोई मतलब नहीं। ठीक है, बाकी ये सप्लाई और ग्राउंड का हो गया, बीसीसी पॉजिटिव सप्लाई, बीएसएस हमारी नेगेटिव सप्लाई। फिर आते ये हो गए हमारी 8 पिन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है, ये 8 पिन हो गई हमारी। अब हम लोग अपनी पोर्ट्स ड्रॉ कर लेंगे। तो अगर ये हमारे पास पोर्ट 0 है, ये वाली पोर्ट 1 है, ये वाली पोर्ट 2 है, और फिर हमारे पास पोर्ट 3 में अल्टरनेट फंक्शंस होते हैं। ठीक है, पोर्ट 3 के लिए हमारे पास, मान लीजिए चलो अभी इसको पोर्ट 3 लिख लेते हैं हम लोग। पोर्ट 3 में हमारे पास हर पोर्ट का कोई ना कोई अल्टरनेट फंक्शन होता है। पोर्ट क्या होती है? पोर्ट होती है आईओ पोर्ट्स होती है हमारे पास, यानी कि डेटा या तो इनपुट होगा या आउटपुट होगा। तो ये होते हैं हमारी बाई डायरेक्शनल पोर्ट। बाई डायरेक्शनल पोर्ट यानी कि हमारे पास इनसे डेटा जा भी सकता है और आ भी सकता है। एज एन इनपुट पोर्ट भी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, एज एन आउटपुट पोर्ट भी कंसीडर कर सकते हैं। तो यहां पर जो P0 है, मतलब हर पोर्ट का एज ए आईओ पोर्ट की तरह यूज होने के अलावा भी कोई ना कोई अल्टरनेट फंक्शन होता है। तो इसमें क्या है कि हमारे पास ये जो पोर्ट है P0 वाली, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं AD0 और AD7 बस, कि अगर हमें एक्सटर्नल रैम या एक्सटर्नल रोम कनेक्ट करनी है अपने माइक्रो कंट्रोलर से, तो हम उसको जो एड्रेस बस और डेटा बस हम यहां से कनेक्ट करेंगे। मल्टीप्लेक्स थी ना दोनों की दोनों, तो यही जो जैसे अगर यहाँ पे हमारे पास यहां से एड्रेस बस आ रही है और यहां से डेटा बस, तो ये डेटा बस में भी जाएगी और ये एड्रेस बस के लोअर बाइट में भी जाएगी। और जो P2 है हमारा, इसका A15 से A7 तक होगा, यानी जो हायर बाइट था हमारा एड्रेस बस का, वो यहां से मिलेगा, तो ये भी हमारा एड्रेस बस में यहां पे जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी कनेक्ट कर रहे हैं, चाहे हम लोग रैम कनेक्ट कर रहे हो, चाहे हम लोग रोम कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, अगर हमने एक्सटर्नल मेमोरी कनेक्ट करी है तो हमें इन दोनों का यूज करना पड़ेगा। तो पोर्ट 0 का अल्टरनेट फंक्शन होता है जो हमारा डेटा बस की लोअर बाइट और एड्रेस बाइट की, सॉरी पूरी डेटा बस और एड्रेस बस की लोअर बाइट जो मल्टीप्लेक्स होती है हमारे पास 8 पिंस, वो हमारे पास यहां पर है। ठीक है, और जो एड्रेस बस हायर बाइट एक बची है हमारे पास 8 बिट्स, वो हमारे पास P2 में। ठीक है, पोर्ट 1 का कोई अल्टरनेट फंक्शन नहीं होता। ठीक है, ये हमारे पास अल्टरनेट फंक्शंस हैं। तो पोर्ट 1 का कोई अल्टरनेट फंक्शन नहीं है, पोर्ट 1 को हम सिर्फ एज एन आईओ पोर्ट ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये बचा हमारे पास पोर्ट 3। तो पोर्ट 3 में हमारे पास कई सारे अल्टरनेट फंक्शंस होते हैं। पोर्ट 3 में कई सारे अल्टरनेट फंक्शंस होते हैं हमारे पास। तो उसमें टोटल पोर्ट 3 में कितनी पिन होंगी? 8 पिन होंगी, क्योंकि सारी पोर्ट में हमारे पास 8 पिन है। तो यहाँ पे दो के सेट है। ठीक है, एक ये 2 हो गए, फिर एक ये 2 हो गए, फिर एक ये 2 हो गए, और फिर एक ये 2 हो गए। ठीक है, टोटल 8 पिन हो गए हमारे पास। तो अब यहां से देखते रहो, सबसे पहले हो गया हमारे पास सीरियल पोर्ट। ठीक है, तो इंग्लिश में R पहले आता है, T पहले आता है? R पहले आता है, तो यहां हम लिखेंगे RxT। ये हमारी रिसीवर पिन होगी और ये हमारी ट्रांसमिशन पिन होगी। इस तरह से याद रहेगा कि सबसे पहले हमें सीरियल पोर्ट बनानी है, उसमें R करें तो पहले वाली पिन हमारी रिसीवर की है, रिसीवर आ रहा है तो इस तरफ आएगा, ट्रांसमीटर बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है इंटरप्ट। ठीक है, तो इंटरप्ट में ये हो गया हमारी सीरियल पोर्ट, और यहां पे हमारे पास इंटरप्ट होगा। तो इंटरप्ट में INT 0 बार और INT 1 बार। ठीक है, दोनों के ऊपर बार होगा। ये हमारा हो गया इंटरप्ट का पार्ट। ठीक है, अब 2 चीजें और बची हमारे पास, क्या क्या? एक तो टाइमर और एक रैम, एक्सटर्नल रैम के लिए। तो हमारे पास 2 पिन्स होंगी टाइमर के लिए। तो टाइमर में पहले हमारे पास जैसे ये 0 और 1 है, ऐसे ही यहाँ पे T0 और T1 होगा। सही है, जैसे यहाँ पे ये 0 INT0 INT1 था, वैसे ही T0 और T1 है। ये हमारे पास टाइमर की क्लॉक है, अगर हमें एक्सटर्नल क्लॉक देनी है तो टाइमर क्लॉक इनपुट्स, तो ये भी दोनों हमारे पास अंदर की तरफ जा रही होंगी। ऐसी INT भी हमारे पास अंदर की तरफ जा रहे होंगे। ठीक है, ये ऑल्टरनेट, इसी पोर्ट 3 के ऑल्टरनेट फंक्शंस है। सही, यहां पे हम लोग इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 और 3.7। सही, 0 से लेकर 7 तक बना देंगे और दो की फिर हम उसमें पेयरिंग कर लेंगे। तो पहले हमारे पास सीरियल पोर्ट के लिए होगा, पहले रिसीवर, फिर ट्रांसमीटर, फिर इंटरप्ट के लिए होगा INT0 INT1, फिर होगा टाइमर क्लॉक के लिए T0 और T1। लास्ट में बचा हमारे पास रीड बार और राइट बार। ठीक है, तो यहां पे हम लोग WR, राइट बार पहले आएगा और रीड बार बाद में आएगा। ठीक है, बस ये याद रखना। इसका जस्ट उल्टा होगा, यहां पे हम लोग रिसीव पहले कर रहे हैं, ट्रांसमीटर बाद में। यहां पे हम लोग राइट पहले करेंगे और रीड बाद में। लेकिन ये हम सिर्फ इनपुट, ये हमारी कंट्रोल बस है रैम के लिए। ऐसे नहीं कि यहां से हम लोग रीड कर रहे हैं कुछ, ये दोनों सिग्नल्स हम लोग दे रहे हैं एक्सटर्नल रैम को, कि अगर हमें एक्सटर्नल रैम में कोई चीज राइट करनी है तो हम इस वाले को 0 करेंगे, अगर वहां पे कोई चीज रीड करनी है तो हम लोग इस वाली पिन को 0 करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा टोटल फंक्शन बिल्ड डायग्राम। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है इसमें?
ठीक है। कर ले कोई जुगाड़, कर ले जुगाड़, कर ले कोई, कर ले कोई जुगाड़, कर ले जुगाड़, कर ले कोई। जैसे अभी टाइम थोड़ा सा हमारे पास कम है तो हम बस इस वाले को ले लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास देखो क्या होगा, जितने हमने फीचर्स लिखे थे, हमने जितने फीचर्स लिखे थे स्टार्टिंग में वो सारे हमारे पास ब्लॉक डायग्राम में होने चाहिए, बस इतनी सी बात है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे सीपीयू से कि हमारे पास सीपीयू था और उसके साथ में हमारे पास इंटरप्ट था, तो यहाँ पे इंटरप्ट कंट्रोल हो जाएगा और फिर यहाँ पे हमारा ऑसिलेटर हो जाएगा जिससे कि हमारा क्रिस्टल कनेक्टेड होगा। बस, और उसके बाद यहाँ के साथ में जा रही होगी हमारी डेटा बस, एड्रेस बस और बस कंट्रोल, ठीक है। बस कंट्रोल लॉजिक होगा और यहां से ये जो बस है ये हमारे पास 128 बाइट रैम में जारी होगी। इसको आप सिंपल, बजाय से मैंने ये बड़े बड़े पाइप दिखाए हैं, आप डायरेक्ट सिंगल लाइन भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सही है। जैसे अगर मैं यहां से इसको एक ऐसे लाइन ले लूं तो यहां से जाके नीचे चला जाएगा 4 IO पोर्ट्स, ठीक है। इसमें आप डाल दिए कि ये P0 होगी, ये P1 होगी, ये P2 होगी और ये P3 होगी, सही। और ये दोनों तरफ होगा, बाई डायरेक्शनल है क्योंकि सारी की सारी, तो ये दोनों तरफ हम लोग इसको रखेंगे। उसके बाद हमारे पास में यहाँ पे टाइमर 0 और टाइमर 1, ये दो टाइमर हो जाएंगे हमारे पास, और यहाँ पे आके सीरियल पोर्ट होगा। सीरियल पोर्ट में हमारी 2 पिन आ रही थी, जहां जहां जैसे अगर बना सकते, जैसे टाइमर 0 टाइमर 1 में हमारे पास 2 पिन थी ना, एक तो T0 वाली और एक था T1 वाली, अभी पिन डायग्राम में हम लोगों ने बनाया था तो वहां पे लगा देंगे। सीरियल पोर्ट में 2 पिन थी, एक थी RxD वाली और एक थी TxD वाली। RxD वाली अंदर आई थी, TxD वाली बाहर जा रही, सही है। इंटरप्ट कंट्रोल में हमारे पास 2 पिन थी, INT0 और INT1, वो बना देंगे यहाँ पे, INT0 बार, INT1 बार, एक्स्ट्रा इंटरप्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा और कोई चीज, बस कंट्रोल, बस इतना सा है यहाँ पे, सही है। बस कंट्रोल में यहाँ पे रीड बार, राइट बार और लगा सकते हैं, PSEN इनपुट वाला जो था हमारे पास, ठीक है। बस आप पिन छोड़ दिए, लगाने की भी जरूरत नहीं है, बस इतना सा आर्किटेक्चर डायग्राम। अगर ये आपने बना दिया, अगर आता है एग्जाम में फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम बनाने के लिए और ये आप बना देते हैं, तो अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो 4 मार्क्स आपके आ जाएंगे आसानी से, ठीक है। सिर्फ अगर ड्रॉ करने के लिए आता है तो, अगर ड्रॉ एंड एक्सप्लेन आता है तो आपको एक एक चीज को पकड़ना और उसको एक्सप्लेन कर देना, सिर्फ 2-2 लाइन में। जो हमने फीचर्स में लिखा था वही चीज हमें बस यहाँ लिखनी है और कुछ नहीं लिखना है, समझ आई बात। क्या करना है, जो हमने फीचर्स में लिखा था, जैसे फीचर्स में हमने क्या लिखा था, सीपीयू इसमें 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है तो 8 बिट के नंबर्स पे ऑपरेट करेगा, और 8 बिट का एएलयू है तो 8 बिट के नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट और लॉजिकल ऑपरेशन उसके साथ करेगा, ठीक है। 4K की हमारे पास रोम है, इंटरनल रोम। अब रोम से के साथ में हम लोग एड्रेस बस को डिफाइन कर देंगे कि इसके जो एड्रेस होंगे वो 16 बिट के होंगे, रोम के एड्रेस सारे। हमारी जो एड्रेस बस है वो 16 बिट की है, तो एक्सटर्नल हम लोग 64K तक यूज कर सकते हैं, इंटरनल हमारे पास 4K, ठीक है। फिर आ जाएंगे रैम के पास कि 128 बाइट की इंटरनल रैम है, हमने फीचर्स में लिखा था, उसमें हमने ये और लिख देना है कि इसके सारे एड्रेस 8 बिट के होंगे। कितने बिट के? 8 बिट के। इसके सारे एड्रेस 128 बाइट का जो रैम है हमारे पास, इसके सारे एड्रेस हमारे पास 8 बिट के, तो 8 बिट के एड्रेस बस हमारे पास यहाँ जारी होकर 128 बाइट रैम में भी। इसके फिर और ये कि अगर हम एक्सटर्नल रैम कनेक्ट करेंगे तो 64KB तक की हम लोग एक्सटर्नल रैम भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर टाइमर 0 टाइमर 1 पे, तो हम ये बता देंगे टाइमर, बल्कि ऐसे इसको बता देंगे ये हमारा टाइमर सेक्शन हो गया, ठीक है, ये हमारा मेमोरी सेक्शन हो गया, सही है, और ये हमारा सीपीयू सेक्शन हो गया, ये हमारा इंटरप्ट सेक्शन हो गया। ऐसे भी चाहे तो लोग कर सकते हो, वरना नहीं भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर टाइमर में कि टाइमर 0 टाइमर 1 2 टाइमर हमारे पास 16 बिट के, ठीक है, जिनके लिए अलग से हमारे पास हम लोग दोनों ऑप्शन होते हैं, बाहर से भी हम लोग क्लॉक दे सकते हैं और इंटरनल भी क्लॉक दे सकते हैं, ठीक है। 2 16 बिट के टाइमर है जो बाहर से भी हम लोग क्लॉक प्रोवाइड कर सकते हैं और इंटरनल क्लॉक भी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बाहर से क्लॉक लेने के लिए T0 T1 हमारे पास पिन्स होती है जिससे हम दोनों टाइमर को क्लॉक देते हैं। फिर आ जाइए आप इंटरप्ट कंट्रोल पे कि हमारे पास 2 एक्सटर्नल इंटरप्ट हैं जिनको कंट्रोल करने के लिए हमने इंटरप्ट कंट्रोल लॉजिक लगा दिया।
ठीक है, दो एक्सटर्नल इंटरप्ट है, उनको कंट्रोल करने के लिए हमने इंटरप्ट कंट्रोल लॉजिक लगा रखे हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हमने ऑसिलेटर के लिए दो पिन है सीपीयू के साथ में, इससे हम लोग क्रिस्टल कनेक्ट करते हैं, बाहर से क्लॉक प्रोवाइड कराता है। ठीक है, उसके बाद बस कंट्रोल है, ये एड्रेस बस और डेटा बस को कंट्रोल करने के लिए सिग्नल देती है। ठीक है, फिर 4 IO पोर्ट्स है हमारे पास, हम लिख देंगे यहाँ पे सारी की सारी 8 बिट की 4 IO पोर्ट्स है जो सब बाई डायरेक्शनल है। कैसी है? बाई डायरेक्शनल है सारी की सारी IO पोर्ट्स, ये 4 पोर्ट्स होगी। फिर हमारे पास एक सीरियल पोर्ट है जिसके थ्रू हम RxD और TxD पिन के थ्रू सिग्नल सेंड रिसीव कर सकते हैं और सेंड कर सकते हैं रिस्पेक्टिवली। इतना आपको एक वो करना है एक्सप्लेन, एक एक चीज के बारे में एक एक दो लाइन आप लोग लिख देंगे, नंबर्स आपके कंप्लीट। अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 7 8 आराम से आ जाएगा। ये ब्लॉक डायग्राम आपको बनाना है और एक एक चीज के बारे में दो लाइन लिखनी है। सही है? कर ले कोई जुगाड़, कर ले जुगाड़, कर ले कोई। तो ये हमारा फ्लैग रजिस्टर होगा। ठीक है, फ्लैग रजिस्टर में ये फ्लैग रजिस्टर बनाना है, इसको याद कर लो, चाहे जैसे भी तुम याद करना हो। ठीक है, जो भी तुम लोग का तरीका हो, जैसे भी तुम्हें सही लगे, कोई भी अपना नॉमेनक्लेचर बना लो, CAC FO F0 RS0 RS1, ये हम लोग के दोनों बैंक सेलेक्ट रजिस्टर बिट होंगे। देखो इसको लिखने का तरीका क्या है। ठीक है, पहले तो आप ये फ्लैग रजिस्टर बना लीजिए। फ्लैग रजिस्टर बनाएगा दो तरह के आपके पास इसको लिखने के लिए, या तो एक आप एक एक फ्लैग का नाम लिखें यहाँ पे कि पैरिटी फ्लैग है ये हमारा। ठीक है, और पैरिटी फ्लैग में कि इट इज सेट व्हेन द रिजल्ट हैव ऑड नंबर ऑफ वंस। ठीक है, कि जब हमारे पास रिजल्ट में ऑड नंबर ऑफ 1 होगा तो हमारा पैरिटी फ्लैग सेट होगा और अदरवाइज रीसेट हो जाएगा। यहां पे अदरवाइज रीसेट, या फिर दूसरा तरीका ये लिख सकते हैं आप कि इज इक्वल टू 1 और फिर यहां से ले लेंगे व्हेन द रिजल्ट हैव ऑड नंबर ऑफ वंस और फिर 0 अदरवाइज। या तो आप ये लिख सकते हैं एक फ्लैग का नाम लिखिए, फिर उसके नीचे 2 कंडीशन, फिर दूसरे फ्लैग का नाम, फिर उसके नीचे 2 कंडीशन, ऐसे करके सारे फ्लैग्स के नीचे 2 कंडीशन आ जाएगी हमारे पास। यूजर डिफाइंड फ्लैग में कुछ नहीं करना है, इट्स यूजर डिफाइंड फ्लैग, यूजर्स के अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसको यूज कर सकते हैं। तो टोटल हम आप लोगों को सिर्फ 4 फ्लैग डिफाइन करने, कैरी, ऑक्सिलरी कैरी, ओवरफ्लो और पैरिटी। ठीक है, 4 फ्लैग्स हैं हमारे पास जो आप लोगों को डिफाइन करने। दूसरा तरीका आपके पास है कि आप यहीं पे लिख देंगे इट विल बी 0 when it will be 1 when there are odd number of ones in result। ठीक है, जब रिजल्ट में हमारे पास ऑड नंबर ऑफ 1 है, ये 0 होगा और 1 होगा 0 अदरवाइज। ठीक है, यहां लिख दिया, ऐसे यहां पे लगाओ ओवरफ्लो में, मतलब उसी डायग्राम में ही बना करके आप लिख सकते हैं अगर टाइम सेव करना है तो। और एग्जामिनर का भी टाइम सेव होगा, उसको भी बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं पढ़नी पड़ेगी। आपने यहीं पे बनाया और यहीं पे छोटा छोटा यहाँ पे लिख दिया कि इट विल बी 1 व्हेन रिजल्ट हैज ओवरफ्लो। ठीक है, व्हेन द रिजल्ट इज आउट ऑफ रेंज। ठीक है, जब रिजल्ट हमारा आउट ऑफ रेंज होगा तो ये ओवरफ्लो हो जाएगा हमारा। ठीक है, 1 0 अदरवाइज, बस एक लाइन लिखनी है और 0 के नीचे अदरवाइज लिखना है। 1 के लिए कंडीशन बतानी है, 0 के लिए अदरवाइज लिखना है। सही है, ऐसे ही जब ये आएगा कैरी, तो कैरी के लिए यहां पे लिख दो व्हेन कैरी इज जनरेटेड 1 0 अदरवाइज। ऑक्सिलरी कैरी व्हेन कैरी इज जनरेटेड फ्रॉम लोअर निबल टू हायर निबल, है ना, याद रहेगा क्योंकि हमारे पास 0 0 1 0 1 1 0 0 ऐसे अगर है हमारे पास 8 बिट का नंबर है तो ये इसका लोअर निबल है और ये इसका हायर निबल है। तो अगर इसमें हमने कुछ प्लस करा, ठीक है, अब अगर हम इसको प्लस करें तो 1 1 से यहां से कैरी जाएगा जरूर, तो जब इधर से कैरी इधर जाएगा तो हमारा ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग 1 होगा। सही है, बाकी सारे फ्लैग आपको याद ही है, कैरी जब कैरी जनरेट होगा तब 1 होगा, ओवरफ्लो जब रिजल्ट हमारा आउट ऑफ रेंज होगा तब 1 होगा, पैरिटी जब ऑड होगा, ऑड नंबर ऑफ 1 होगा तब 1 होगा, और ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग जब लोअर निबल से हायर निबल में कैरी जाएगा तब 1 होगा, वरना 0। ठीक है, चारों फ्लैग क्लियर हो गए। उसके बाद हमारे पास है RS0 और RS1। इसके लिए आपको अलग से लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा these 2 bits RS0 RS1, these 2 bits are used to select the register bank। ठीक है, we have 4 banks, bank 0, bank 1, bank 2, bank 3। तो these bits are used to select, और फिर यहां पे टेबल बनानी पड़ेगी आपको RS1 RS0। ठीक है, और ये हो जाएगा बैंक। तो जब ये 0 0 होगा तो बैंक 1। ठीक है, बैंक सेलेक्टेड लिख देगा, इसको सेलेक्टेड बैंक लिख देंगे।
RS1 RS0 सिलेक्टेड बैंक। तो अगर ये 0 है तो बैंक 0, 0 1 है तो बैंक 1, 0 2 है तो मतलब सॉरी 1 0 है तो बैंक 2 और 1 1 है तो बैंक 3। सही है। ऐसे एक टेबल हम लोग बनाएंगे रजिस्टर सेलेक्ट बैंक। ये हो गया हमारा फ्लैग रजिस्टर। बस इतना ही लिखना है। फ्लैग रजिस्टर कभी 5 मार्क्स से ज्यादा का आ ही नहीं सकता है। समझ आई बात। तो 5 मार्क्स में सिर्फ तुम्हें एक पेज लिखना होता है, ज्यादा नहीं। सिर्फ एक पेज में अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर दो वहीं पे। तो एक ऐसा फ्लैग बनाओ, उसी के पास सारी चीजें लिख दो, इसके लिए एक अलग से टेबल बनाओ। ऐसा नहीं करना चाह रहे कि नहीं सर मैं तो ग्राफ वैसे ही अच्छे नहीं बनाता हूं, डायग्राम और मैं कुछ देखूंगा तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा टीचर के, तो कोई बात नहीं, आप ये यहां से अलग से बना लो और फिर इसके नीचे सारे फ्लैग के नाम लिख के उसके 0 की कंडीशन 1 की कंडीशन लिख कर। अगर आपने इतना कर दिया पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है 5 मार्क्स आपको मिलेंगे अगर आपने सारे फ्लैग्स डिफाइन कर दिए और टेबल बना दी तो। सही है। बस इतना करो, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में। मतलब बहुत कम होता है कि फ्लैग रजिस्टर ना आए। कर ले कोई जुगाड़, कर ले जुगाड़, कर ले कोई। तो हमारे पास मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में जब भी मेमोरी बात हो 4 मेमोरी होगी, इंटरनल रैम, इंटरनल रोम, एक्सटर्नल रोम। ठीक है। तो अब हमें उसके लिए अगर मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन आता है एग्जाम में, अगर सिर्फ रैम पूछता है तब तो कोई बात ही नहीं, एक रैम का पूरा डायग्राम है वो हम लोग लिख लेंगे। अगर वो सिर्फ रोम पूछता है तो रोम का एक डिटेल डायग्राम है, 3 डायग्राम हम लोग को उसके लिए बनाने पड़ेंगे। ठीक है। और अगर वो दोनों का कंबाइंड पूछता है तो हमें सिर्फ 2 डायग्राम बनाने। ठीक है। एक रैम के लिए और एक रोम के लिए। तो कंबाइंड जो डायग्राम होगा वो मैं बता देता हूं कैसा होगा। ठीक है। तो पहले अगर हम लोग रोम को डिस्कस करें, रफली इधर ही दिखा रहे हैं ना फ्रेम दिखा। तो अगर हम पहले रोम को डिस्कस करें तो रोम के एड्रेस कहां से कहां तक होंगे, 0000 से FFFF तक। ठीक है। रोम जो होती है हमारी उसके एड्रेस 16 बिट के होते हैं। मैक्सिमम 64 KB की हो सकती है अगर एक्सटर्नल है हमारे पास, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो यहां पर हमारे पास जो कंबाइंड डायग्राम होगा वो तो होगा कुछ ऐसा कि हम लोग यहां लिखेंगे 00 और फिर यहां लिखेंगे 0FFF। ठीक है। और यहां पर आप लगाएंगे कैसे डॉट और फिर यहां लगेंगे 1000। ठीक। और ये हो जाएगा हमारी रोम 64 KB अगर है। ठीक है। ये हमारा होगा, यहां पे हम लिखेंगे एक्सटर्नल रोम। सही है। ये हमारी कैसी है, एक्सटर्नल रोम। ये हम लिखेंगे 60 KB, सॉरी ऊपर जो है यहां से यहां तक हमारे पास 60 KB है। सही है। तो ये हमारी रोम होगी 60 KB, ये एक्सटर्नल रोम है। और यहां पर जो है ये हमारी है रोम 4 KB, रोम 4 KB। ये जो 4 KB की रोम है ये क्या होगा, अगर ये बार हमारा 1 है तो ये इंटरनल रोम है। ठीक है। और अगर ये बार हमारा 0 है तो ये एक्सटर्नल रोम है। सही है। अगर आपने ये डायग्राम बना दिया रोम के ऑर्गेनाइजेशन तो 5 में से 3 मार्क्स आपके सिर्फ डायग्राम के। आधे से ज्यादा मार्क्स आपको डायग्राम देख के ही एग्जामिनर दे देगा क्या इसने बनाया, इसका मतलब इसको पता है कि ये बार का क्या फंक्शन होता है, रोम का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है। ठीक है। अगर सिर्फ रोम पूछता है, अगर वो सिर्फ रोम पूछता है तो आपको क्या करना है, फिर हम लोग को 2 डायग्राम और बनाने पड़ेंगे। अगर सिर्फ रोम पूछे, सिर्फ रोम का ऑर्गेनाइजेशन पूछता है तो आप 2 डायग्राम और बना दिए कि अगर हमारे पास ये बार 1 है तो क्या होगा और ये बार 0 है तो क्या होगा। ठीक है। तो अगर ये बार 0 है तो पूरे 64 KB जो है वो एक्सटर्नल रैम होगी, एक्सटर्नल रोम होगी 0000 से FFFF तक। अगर ये बार हमारा 0 है तो पूरी सारे के सारे एड्रेसेस हमारे 0 से लेके FFF तक होंगे एक्सटर्नल रोम। ठीक है। अगर हमारा ये बार 1 है तो फिर 0000 से 0FFF तक। ये हमारी होगी इंटरनल रोम 4 KB और FFFF 1000 ये होगी हमारी एक्सटर्नल रोम 60 KB। ठीक है। ये होगा हमारे पास रोम का ऑर्गेनाइजेशन, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन रोम के लिए पूरा का पूरा। कि अगर हमारे पास सिर्फ रोम का अगर पूछा जाता है तो पहले हम ये बनाएंगे, फिर ये बनाएंगे, फिर दोनों का कंबाइंड बना देंगे। कि कंबाइंड डायग्राम ये हो गया हमारे पास। इस पे 5 में से 3 मार्क्स आपके
कंप्लीट यहीं पे, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा और इसमें लिख देंगे कि हमारे पास जो रोम होती है इंटरनल रोम इसकी 4 KB की होती है, अगर हम एक्स्ट्रा लगाना चाहें तो एक्सटर्नल रोम हमारे पास होती है 60 KB। हम लोग क्यों यूज करते हैं कि बाई चांस अगर हमारे जो इंटरनल रोम है जो उसके अंदर प्रोग्राम है वो आउटडेट हो गया तो हम एक्सटर्नल रोम के साथ एक नया प्रोग्राम अपने माइक्रो कंट्रोलर में यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन अगर सिर्फ रोम का पूछा जाता है। अगर सिर्फ रैम का पूछा जाता है तो हमें एक दूसरा डायग्राम बनाना पड़ेगा। रैम में हम लोग ये शो करेंगे, रैम के ऑर्गेनाइजेशन में ये जहां ये बार अगर हमारा 1 है इसमें, बल्कि ये वाला जो डायग्राम बना हुआ है ना ये ज्यादा एक्यूरेट है। ये 3 डायग्राम हमें बनाना है अगर मेमोरी आता है उसका तो सही है। जैसे यहां पे इसको डिवाइड कर दिया है, ये बार अगर 1 है तो सिर्फ यही रहेगा, ऊपर का रहेगा ही नहीं कुछ भी। ये बार अगर 1 है हमारे पास, अगर इसे सॉरी ये बार 1 है तो ये रहेगा, सॉरी अगर सिर्फ हमारे पास इंटरनल रोम है तो हमारे पास ये वाली नहीं होगी, है ना। तो ये हमारा जो ये बार 1 का पार्ट हो गया और ये बार 0 का पार्ट हो गया। एक और हम लोग यहां पे बना लेंगे ओनली इंटरनल के लिए, ओनली इंटरनल रोम के लिए हमारे पास 4 KB होगी। तो अगर मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन आता है सिर्फ रोम का तो हमें ये 3 डायग्राम बनाने, और दोनों का अगर आता है तो हमें एक ये कंबाइंड वाला बनाना है और एक ये वाला बनाना है रैम वाला, सही। अगर दोनों का ऑर्गेनाइजेशन पूछता है, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन पूछता है इन जनरल, तो एक वो कंबाइंड वाला हमें बनाना है रोम का और एक हमें बनाना है स्पेसिफिक रैम का। अगर सिर्फ रोम का पूछता है तो ये वाले 3 डायग्राम बनाएंगे, ये बार 1 के लिए, ये बार 0 के लिए जब एक्सटर्नल मेमोरी है हमारे पास। और अगर एक्सटर्नल मेमोरी नहीं है सिर्फ इंटरनल है तो फिर हम लोग के पास सिर्फ 4 KB की होगी, फिर ये बार को चेक करने का कोई मतलब ही नहीं है, सही है। और ये बार हमारा यहाँ पे हमेशा 1 ही रहेगा, क्योंकि अगर आपने ये बार 0 कर दिया और एक्सटर्नल मेमोरी लगाई तो माइक्रो कंट्रोलर करेगा क्या। तो इसके बाद फिर आते हैं हमारे पास रैम का पार्ट। तो रैम में हमारे पास 4 रजिस्टर बैंक होते हैं। कितने होते हैं? 4 रजिस्टर बैंक, बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग में यहाँ पे 4 पार्ट ऐसे बनाए, 1 2 3 4, ज्यादा ही बड़ा बना दिया मैंने, थोड़ा इसको और कम बनाना चाहिए था, ठीक है। जैसा भी आप लोग अपने कॉपी में अपने हिसाब से रख लीजिएगा कि हमारा जो स्टार्ट होगा ऐसे यहाँ से R0 आ जाए, इसमें R1 आ जाए और डॉट डॉट करके R7 आ जाए, ठीक है। तो पहले ब्लॉक मत बनाना, पहले अंदर से लिखना शुरू करना। जैसे जैसे लिखते रहो वैसे वैसे ब्लॉक बनाते रहना, जितना उसमें आता रहे। दिख रहा हूं मैं इसमें, चेक करते रहा करो तुम ठीक है। तो जैसे जैसे हम लिखते जाएंगे बढ़ता जाएगा, जहां पे जरूरत वहां पे ब्लॉक बनाएंगे। पहले से अगर आप तो लिखने में फिर प्रॉब्लम होगी, ठीक है। डायग्राम एकदम साफ होना चाहिए। अगर आपका डायग्राम साफ है तो एग्जामिनर वैसे ही समझ जाता है कि इसको पता है और ज्यादा नंबर देने की कोशिश करेगा आपको, ठीक है। फिर ऐसे ही यहाँ पे R0 R1 से लेके R7, फिर R0 R1 से लेके R7 और फिर R0 R1 से लेके R7। ये हो गया हमारे पास 4 बैंक। यहां हम लिख देंगे बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3, ठीक है। और फिर यहां से हम लोग इसके एड्रेसेस डालना शुरू करेंगे, ठीक है। रैम के एड्रेस 8 बिट के होंगे। यहां एड्रेसेस मायने रखता है, यहां पे एड्रेस सिर्फ इतने लिखने थे जितना है। रैम का ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, रैम का ही सिर्फ 5 नंबर में आ सकता है। रोम का बहुत मुश्किल है कि 5 नंबर में सिर्फ रोम का पूछे, या तो पूरा मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन पूछेगा या फिर सिर्फ रैम का पूछे, क्योंकि रैम में हमारे पास 4 पार्ट है। एक तो हमारे पास बैंक है, उसके बाद हमारे पास बिट एड्रेसेबल एरिया है, हमारे पास ये हमारा बिट एड्रेसेबल एरिया, ठीक है। और फिर हमारे पास एक जीपीआर होता है, जनरल पर्पस रैम, जीपीआर। जीपीआर बल्कि जनरल पर्पस रैम ही लिखना है इसको, क्योंकि जीपीआर कभी कभी हम लोग जनरल पर्पस रजिस्टर्स के लिए भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो जनरल पर्पस रैम लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे, या स्क्रैच पैड रैम भी इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे, तो अगर ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो R7 कहां आएगा? 07 पे, ठीक है। और फिर जब ये होगा 08 से स्टार्ट होगा और ये R7 आएगा 10 पे, सॉरी 1F पर, है ना, क्योंकि 00 से स्टार्ट हुआ है तो 15 पे 16 आएगा, तो 8 और 8 16, तो 15 नंबर पे 16 नंबर होगा। तो 00 से 07 तक और 08 से 1F तक। अब ऐसे यहां पे 20 से 27 तक और फिर 10 से 17 तक और 18 से 1F तक, ठीक है। तो टोटली हमारे पास कितने रजिस्टर हो गए? 32, 16 ये 8 16 24 32। तो 32 हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं जिनके एड्रेसेस हैं हमारे पास, ठीक है। ये हमें बैंक बना दिया हमने। उसके बाद ये हमारा जनरल, ये है हमारा बिट एड्रेसेबल एरिया, इसके एड्रेसेस हमें लिखने हैं यहां से 00 01 02, यहां से जाएगा 07 तक, ठीक है। यहां पे एक लोकेशन में 1 बाइट था,
तो एक बिट का लोकेशन मतलब टोटल एक लोकेशन में 8 बिट थी, 8 बिट थी हमारे पास वहां पर। यहां पर हम लोग उन 8 बिट को अलग अलग एड्रेस कर सकते हैं उनके बिट एड्रेसेस यूज करके, ठीक है। तो ये हमारी बिट एड्रेसेबल रैम, ये हमारे पास कितने बिट की है, टोटली हमारे पास 16 बाइट्स की, ठीक है। 16 बाइट्स यानी कि 16 मल्टीप्लाई बाय 8 यानी कि 128 बिट्स है हमारे पास यहाँ पे। तो 128 इंडिविजुअल बिट्स है हमारे पास, जिसको हम लोग सिंगल बिट स्टोर करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। जब आप बिट एड्रेस, इसमें आपको तीनों पार्ट एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। एक तो रजिस्टर बैंक वाला कि बैंक वाला एरिया हमारे पास, कि हमारे पास 4 बैंक है जिनको हम सेलेक्ट कर सकते हैं फ्लैग वाले बिट से, RS1 और RS0 से। तो जिस भी हम बैंक को सेलेक्ट करेंगे उसका R0 से R7 नाम से यूज होगा। उसके अलावा कोई हमें यूज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसका एड्रेस यूज करेंगे, बजाय नाम के उसके एड्रेस को यूज करके उसमें डेटा पुट करेंगे, ठीक है। बिट एड्रेस में अगर हमें कोई सिंगल बिट स्टोर करनी है तो वो हम लोग बिट एड्रेसेबल रैम में स्टोर कर सकते हैं। यहां से 00 से 07, फिर ये 08 होगा, फिर ये 1F होगा और लास्ट में आके 7F आ जाएगा ऊपर, ठीक है। और फिर ये था टोटल 32 1F तक था, 1F में और 16 हमारा ऐड हो गया, ठीक है। यानी कि 2F हो गया, 1F और 2F हो गया, हाँ तो हमारा 2F हो गया। तो ये 30 से लेके फिर हमारा 7F तक ये कंप्लीट हमारे पास जनरल पर्पस रैम रहेंगी। मतलब ये हमारे पास लोकेशंस हैं ऐसी 8 बिट की, जिसको हम लोग उसके एड्रेस से सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं। यहां पे हम लोग उसको एड्रेस से भी एक्सेस कर सकते हैं और रजिस्टर के नेम से भी एक्सेस कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि बैंक जो हमारा वो सिलेक्टेड हो। अगर हमारा वो बैंक सिलेक्टेड है तो हम रजिस्टर के नेम से एक्सेस कर सकते हैं, बैंक नहीं सिलेक्टेड है तो मेमोरी के एड्रेस से एक्सेस कर सकते हैं। यहां पे हम लोग बिट, इंडिविजुअल बिट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका बिट एड्रेस यूज करते हैं। अच्छा, बिट एड्रेस और बाइट एड्रेस में कंफ्यूजन इसलिए नहीं होगी क्योंकि बिट इंस्ट्रक्शन अलग होती है, बाइट इंस्ट्रक्शन अलग होती है, ठीक है। तो ये बाइट इंस्ट्रक्शन में हम एड्रेस देंगे तो वो बाइट एड्रेस पे जाएगा, और जब हम बिट इंस्ट्रक्शन में एड्रेस देंगे तो वो बिट एड्रेस के ऊपर जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जनरल पर्पस रैम है, ठीक है। जनरल पर्पस रैम में हमारे पास पूरी 80 बाइट की मेमोरी होती है। 80 बाइट्स हमारे पास, 128 बाइट में से 80 बाइट्स हमारे पास जनरल पर्पस रैम के होते हैं, जिसको हम लोग उसकी मेमोरी लोकेशन से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो अगर मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन पूछता है तो एक ये वाला डायग्राम बनाना है रैम का, और एक वो वाला डायग्राम बनाना है कंबाइंड वाला, ठीक है। रोम का कंबाइंड डायग्राम के इसमें हमारे पास अगर ये बार 0 1 है तो ये वाले एड्रेस इंटरनल में रहेंगे, ये बार अगर 1 है तो ये वाले एड्रेस 0 से 0FF तक इंटरनल में, 1 है तो ये भी एक्सटर्नल में, और ऊपर के तो एक्सटर्नल में रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। ये था हमारा मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। कर ले कोई जुगाड़, कर ले जुगाड़, कर ले कोई, कर ले कोई जुगाड़, कर ले जुगाड़, कर ले कोई।